मैं शपथ लेता हूँ। चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। प्रत्याशी जितने भी हैं गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन हर बार देखा जाता है कि झूठे वादे करके नेता चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 5 साल तक के लिए वो जनता ठगी रह जाती है। हमेशा से ऐसा ही होता रहा है और इसी को देखते हुए इस बार न्यूज़ बीके ने एक पहल की है कि जनता और नेताओं को सीधा जोड़ने का। नेता जो वादे कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे, एक शपथ के साथ कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि जो वादे आज वो जनता के साथ करेंगे उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक युवा नेता हैं यशपाल सिंह यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम के बारे में पहले मैं बता दूं, फिर मैं आपका परिचय दूंगा कि कार्यक्रम में जो भी आपके जो आप घोषणाएं कर रहे हैं जनता के बीच जाकर, उसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा और एक शपथ भी लेनी पड़ेगी। गीता को साक्षी मानकर शपथ लेनी पड़ेगी कि आप जो वादे कर रहे हैं उन वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। तो क्या आप इस शपथ के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार जी। मैं यशपाल जी के बारे में बता देता हूँ। युवा हैं और करीब 6 से 7 वर्षों से ये समाज में अपने बबीना विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं। चूँकि लगातार हमने इनकी खबरों को प्रसारित किया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए बहुत सारा काम किया है कि कई वर्ग ऐसे होते हैं छूट जाते हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए तो पूरी सरकारें काम करती हैं, प्रदेश सरकार काम करती है, केंद्र की सरकार काम करती है, लेकिन क्षेत्रीय नेता भूल जाते हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है यशपाल जी आपसे कि इन जो आपने 5 से 7 वर्षों से आप समाज सेवा में काम कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य रहा है समाज सेवा का? समाज सेवा का जी उद्देश्य यही रहा कि जिस क्षेत्र से हम अपनी जिस ज़मीन से हम अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों की हर तरीके से, चाहे मैंने हमेशा अपने पिताजी से भी यही सीखा है कि जीत हार तो लगी रहती है राजनीति में, और कभी आप जीतते हैं कभी हारते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम प्रयासरत हैं, उनकी हर तरीके से मदद होनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे एक तो लोगों से जुड़ाव रहता है और हमें वो ज़मीन, ये सब चीज़ें ज़मीन से जोड़ के रखती हैं। तो यही एक हमारा प्रयास रहा पिछले 5-6 साल में कि हम लोगों ने जो क्षेत्र के जो भी ज़मीनी मुद्दे थे उन पे कार्य करना शुरू किया। जैसे रोज़गार एक बहुत ही बड़ी जिसको कहते हैं कि बीमारी की तरह हमारे समाज में फैल रहा है, और बेरोज़गारी की जो समस्या है वो हिंदुस्तान के लिए आज के डेट में मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामों से शहरों में पलायन हो रहा है और गांव खाली होते जा रहे हैं, जिससे हमारी खेती और बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ रहा है। लोग रोज़गार की तलाश में। तो नया सवेरा द्वारा हमने हमेशा ये प्रयास किया कि कुछ ना कुछ इस तरीके से किया जाए, कुछ पॉजिटिव माहौल बना के और लोगों को अवेयर किया जाए। नया सवेरा ने ज़्यादातर काम लोगों में अवेयरनेस फैलाने का किया। हमने प्रयास किया कि महिलाओं का छोटे छोटे स्वयंसेवा समूह बनाए जाएं और उनको सीधे रोज़गार से जोड़ा जाए। यदि आप किसी व्यक्ति को एक नौकरी देते हैं तो वो अपने परिवार पाल सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई एक व्यापार से या लघु उद्योग या कुटीर उद्योग से मदद कर दें तो वो 10 लोगों को रोजगार दे देता है। तो हमने उसको इसी तरीके से उस समूहों को व्यापार से जोड़ने का प्रयास किया, उनकी आर्थिक सहायता की, जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है स्वयं सेवा समूह बनाने की कि यदि अगर वो लोग खुद से करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, सब कभी संभव नहीं होगा। वो डीएमओ कार्यालय में जाना, वहाँ से कागज़ बनवाना, खाते खुलवाना, बैंक को देना पेपर्स, फिर लोन के लिए अप्लाई करना, तो ये सारा काम हमने उनके लिए किया। बैंक से पैसा आने में टाइम लगता है, जो हमारे एनजीओ से जो सहायता हो सकती थी वो दी। आज के समय पे इस विधानसभा में लगभग 25 स्वयं सेवा समूह चल रहे हैं। प्रत्येक समूह में 10 से 20 महिलाएं हैं। वो लोग अलग अलग काम कर रही हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, और जितने भी हमने, कुछ लोग चप्पल बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग छोटे मोटे और उद्योग कर रहे हैं, लगा रखे हैं लोगों ने। जितने भी हमने मास्क बांटे थे
वो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्वयंसेवा समूह से ही बने हुए मास्क हमने खरीदे थे कोरोना टाइम। तो यहीं के लोगों से चीज़ें खरीद के हमने यहीं पे बांटी थी। उनको भी कोरोना के समय पे काम मिला और लोगों का भी हमने समाज सेवा के माध्यम से। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाइए और आपने बना दिया अपने विधानसभा में इतने सारे। जी बिल्कुल, हमें लोग आत्मनिर्भर जो एक प्रधानमंत्री जी की बात है वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के भाषण तक सीमित नहीं है, वो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये एक यथार्थ है कि हमें अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को अगर रोज़गार से और व्यापार से जोड़ना है तो उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हम लोगों ने प्रयास किए। इसी तरीके से शिक्षा एक हमारे समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेसिक शिक्षा जिसको मैं सबसे मुझे महत्वपूर्ण मुद्दा मानता हूँ कि बेसिक शिक्षा जिस देश की जितनी अच्छी होती है उसकी आने वाली नस्लें, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ उतनी अच्छी होती हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जो सबसे बड़ा बजट आता है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर का बजट है, उसके बाद वो डिफेंस पे जाते हैं। तो हमारे देश में उल्टा है। हमारे देश में शायद सबसे बड़ा बजट डिफेंस का है। हो सकता है हमारे देश की अलग ज़रूरतें हैं, लेकिन शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही है। मैंने अपनी बचपन में जब मैं अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने प्राइमरी स्कूल से ही की थी। तो मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में भी जाता था। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं पहले दिन स्कूल गया, किस तरीके से वहाँ पे क्या माहौल था। तो उस समय की प्राइमरी एजुकेशन तब भी आज के प्राइमरी स्कूलों से बहुत बेहतर थी। उस समय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक आते थे, पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद मैं एक आध साल पढ़ने के बाद फिर मैं शहरों में गया और अलग अलग जगह पढ़ाई की। लेकिन मैं आज अगर उस दिन को आज से कंपेयर करूं, विदेशों में भी आपने पढ़ाई की है तो वहां और यहाँ क्या फर्क मिला? मैंने गांव के प्राइमरी स्कूल से लेके दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की है। तो मेरी शिक्षा की जो कहते हैं कि जो जर्नी है वो बहुत अलग है। मैंने कह सकते हैं जमीन से आसमान तक। हाँ, मैंने गांव में भी पढ़ाई की है। मैंने मध्य प्रदेश में भी कुछ समय अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली है खंडवा में। फिर इसके बाद मैंने लखनऊ में 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड में पढ़ाई की। फिर लौट के आने के बाद मैंने अपना व्यापार शुरू किया। फिर एक कोर्स करने के लिए मैं फिर यूके गया। तो इस तरीके से मैंने शिक्षा, लेकिन हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत अलग है। तो हम इसके लिए प्रयासरत रहे हमेशा कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करें कि प्राइमरी स्कूल का मॉडल ये नहीं होता कि यहाँ पे शिक्षक आ रहे हैं, उन्हें तनख्वाह मिल रही है, स्कूल चल रहा है। आप इस विधानसभा में अगर जाएंगे और प्राइमरी स्कूल देखेंगे तो आधे से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में टीचर के बैठने की जगह नहीं है। जहाँ टीचर के बैठने की जगह नहीं है वहाँ से टीचर आएगा क्यों? तो इस तरीके से हमने एक मॉडल स्कूल भी डेवलप किया। अपने खर्चे से स्कूल को रेनोवेट किया। उसमें हमने एक प्लेइंग रूम बनाया। बाहर गार्डन में एक्टिविटीज़ के बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए। कंप्यूटर रूम बनाया, टीचरों के बैठने के लिए स्टाफ रूम बनाया, प्रिंसिपल का रूम बनाया। उनका जो एक पेंट्री बनाई वहाँ पे जहाँ से वो लोग अपना जो खाना वाना बनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के लिए डेस्क डलवाए, क्योंकि इतनी सर्दी में बच्चे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। तो वो सारे काम कराए, पंखे लगाए, लाइट लगाई। तो वो हमने उसको एक अच्छा एक आइडियल स्कूल बनाया। उससे भी बेहतर हो सकता था, लेकिन हमारा जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें करके और लोगों को अगर दिखाएं तो एटलीस्ट सरकारें भी ये देख सकती हैं। जब हम एक छोटा सा NGO चला के एक स्कूल बना सकते हैं, जिनके पास इस पूरे प्रदेश का रेवेन्यू जाता है, जिनके पास पूरे प्रदेश का टैक्स जाता है, जनता की कमाई जाती है, वो लोग पूरे प्रदेश में इस तरीके की सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते? तो इन सब प्रयासों को लेके कि अच्छा काम भी करना है और अवेयरनेस भी लानी है लोगों में। लोगों को ये दिखाना है कि सरकारें किस तरीके से काम करती हैं। मैंने बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे देश देखे हैं। सबके एजुकेशन सिस्टम पे भी मैंने काफ़ी बारीकी से रिसर्च की है। लेकिन अब मैं इन लोगों को वहाँ के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ की कुछ चीज़ें जो यहाँ इम्प्लीमेंट करके इनको दिखा सकता हूँ कि दुनिया में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ये मॉडल है एजुकेशन का और हम आज भी यहाँ अटके हुए। तो यही प्रयास रहता है। उसके बाद हम काफ़ी समाज सेवा के काम किए। नया सवेरा से विकलांगों के लिए हमने बहुत काम किया।
बच्चियों की शिक्षा पे काम किया, बच्चियों को प्रोत्साहित किया। हमने लगातार कोरोना से पहले हर साल जो बच्चियां हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट डिवीज़न या और अच्छे नंबर लेके आई, डिस्टिंक्शन लेके आई, उन सभी को हमने प्रोत्साहित करने के लिए उनको इनाम दिए, उनको सर्टिफिकेट्स दिए, उनके पेरेंट्स को बुला के उनके सामने थोड़ा प्रोत्साहित किया ताकि उनको ये लगे कि उन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो बच्चियों को उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो हम उसके आगे पढ़ाई करें। इस तरीके से तमाम क्षेत्रों में हमने कार्य किया। जब कोविड का समय था तो बहुत बुरा समय था वो हमारे देश के लिए, तो उस समय दवाई, इलाज सब हमने आपको पता ही होगा बाकी सारी चीजें। मैंने आपके घोषणा पत्र में भी ये सारी चीजें देखी हैं जी। तो ये प्रयास बस यही है कि जागरूकता और काम दोनों एक साथ चलें। जी। कोविड काल में आपने सवाल उठाया, तो कोविड काल में लोग जो पर्यावरण से दूर हो रहे थे उसको अनदेखी कर रहे थे, इसकी तरफ भी लोगों को काफी रुझान हुआ, आप लोग पर्यावरण की तरफ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपने कोई पहल की है? हाँ, हम लोगों ने बहुत सारा हमने वृक्षारोपण किया है। अगर आप हमारे कार्यों में देखेंगे तो इसमें आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। 15,000 पौधों का हमने लगाए हैं नया सवेरा द्वारा। तो हमने हर क्षेत्र में काम किया है। हमने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। हमने बाहर से लोग बुलाए थे करने के लिए, ट्रायल्स करने के लिए, और कई फसलों पे हमारे ट्रायल्स बहुत अच्छे रहे हैं। हम लोग क्योंकि सत्ता में भी नहीं है, हम लोग वहाँ से ना हमारा कोई भागीदारी है सत्ता में, तो इसलिए इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार द्वारा जो सहायता चाहिए होती है वो न मिल पाने के कारण वो योजना अभी हमने रोक दी थी उसके बाद, लेकिन समय आने पर हम उसका प्रयोग करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। अगर बबीना विधानसभा की जनता अगर आपको अपना प्यार देती है, आशीर्वाद देती है और 2022 विधानसभा में आपको अपना विधायक बनाती है, तो क्या क्या घोषणाएं की हैं आपने और कौन कौन से वादे आप लोगों से कर रहे हैं जिनको आप पूरा कर? मैंने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं। मैं अपना जब संकल्प पत्र लेके जाता हूं, पार्टी की घोषणाएं तो हैं ही, पार्टी ने भी बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं। मतलब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो जनता के बिल्कुल दिल को छूने वाले वादे किए, और जब हम लोगों को बताते हैं तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और लोगों की ये ज़रूरत है, तो वो भी अपने स्तर से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना चाहते हैं। हमने जो प्रयास किया है, हमने कई क्षेत्र जब पिछले क्षेत्रों में कार्य करने की कोशिश की, जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं तो 24/7 लाइब्रेरी मेरा एक शुरू से एक प्रयास रहा है कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में बहुत सारे लड़के पढ़ना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है घर में लेट नाइट पढ़ने का है, तो 24/7 लाइब्रेरी का मकसद ये था कि उसमें सारी किताबें हों निःशुल्क, लोग आके वहाँ पे बैठ के कभी पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ना चाहें बच्चियाँ पढ़ें, और वो एक उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले, वहाँ पे लाइट हो, पंखे हो, बिजली हो, फोटोकॉपी हो, तो ये व्यवस्था हम अपने बच्चों को करके दे सकते हैं जिससे वो सहूलियत से पढ़ें। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का विस्तार करना, प्राइमरी स्कूल्स को, जैसे आज हमने एक स्कूल डेवलप किया एक मॉडल पे, अगर हम लोगों का समय आता है, हम लोग सत्ता में होते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि बबीना विधानसभा के सभी प्राइमरी स्कूलों को इसी टच पे बनाया जाए। बनाने की बात अलग है, बने तो पहले भी बहुत से, क्या उनमें सुधार की आवश्यकता नहीं? बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है, सबसे पहले कार्यशैली में भी सुधार की आवश्यकता है। और जब जैसा एक कहावत है कि जैसा शासक होता है वैसे ही लोग काम करते हैं, वैसे ही प्रजा काम करते हैं, वैसे ही लोग काम करते हैं। तो जैसा मैनेजमेंट होगा उसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, शिक्षित लोग बैठे होंगे ऊपर, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन 50% समस्याएं सुधर जाएंगी। 50% समस्याओं के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो जब हमारी सरकार आएगी तो पूरा प्रयास रहेगा कि जो ऊपर से जो दिक्कतें हैं मैनेजमेंट शिक्षा को लेके उनको हम सुधारें और क्षेत्र में काम जी। ये प्रयास दोनों तरीके से होंगे। इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी, कुछ खास आप बता दीजिए। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इस क्षेत्र में बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनाने का, एजुकेशन हो गया सब। अब हेल्थ और जो उनकी बेसिक हेल्थ के लिए जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्लॉक स्तर पे जो चिकित्सालय बने हैं उनको और अच्छा बनाना, जिस तरीके से स्कूल की बात की है मैंने, उसी तरीके से उनको भी आइडियल मॉडल लेके उनको भी डेवलप करना। और जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो एम्बुलेंस है,
मोबाइल एम्बुलेंस है, मोबाइल वैन्स हैं, उनका प्रयोग भी हम चाहेंगे कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको मेरा सबसे बड़ा सुझाव रहेगा कि मोबाइल वैन्स का हम प्रयोग करें, जिससे कि जो बीमार लोगों को सरकारी मेडिकल कॉलेज तक आने की ज़रूरत ना पड़े, सारे इक्विपमेंट्स लेके वैन वहाँ पे चली है लोगों तक, तो उससे बहुत लाभ होगा। इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे जो किसानों के लिए अवेयरनेस, फ्री सॉइल टेस्टिंग, फर्टिलाइज़र का सही डिस्ट्रीब्यूशन, खाद को सही तरीके से बांटना, ये सबसे बड़ा काम होगा किसानों के लिए। काफी बड़ा मुद्दा भी। दूसरा, सिंचाई के लिए हमारी पार्टी ने पहले भी किया था, घोषणा की थी कि सिंचाई के लिए जो सिक्योरिटी लगती है सिंचाई का कनेक्शन लेने के लिए, वो एक तो हम खत्म करेंगे। सिंचाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री देंगे, तो उससे एक किसानों को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनकी बचत होगी। आज किसानों को आप देखिए इस विधानसभा में किसी का भी 50-60 हज़ार रुपये से कम का बिल पेंडिंग नहीं। अब इनको कुछ दिनों में कनेक्शन कट जाएगा, फिर डीजल पेट्रोल पे आएंगे, सिंचाई के लिए इनको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो किसान के लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमने एक ट्रायल्स किए थे, फ्री ट्रायल्स किए थे यहाँ पे, गेहूं की फसल पे भी किए थे, धान की फसल पे भी किए थे। इस तरीके के अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे कि किसानों को थोड़ी नई टेक्नोलॉजी से खेती का कोई ना कोई तरीका हम बताएंगे, जिससे कि वो अपना नई तकनीक से जोड़ने का काम करें। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी विजन है और मेरा भी है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा देंगे तो न ग्रामीणों के बच्चों को शहर की तरफ जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको लाभ होगा। तो किसान की आय, हम ये नहीं कहेंगे हम दुगनी तिगनी कर देंगे, इन किसान की आय निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ेगी, क्योंकि उसके जो बड़े बड़े खर्चे थे वो तो हमने वैसे ही कम कर दिए। फसल का सही मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी, और जब इंडस्ट्री उनके ग्रामीण क्षेत्रों तक पेनिट्रेट करेगी तो उनके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। तो कृषि किसानों के लिए तो ये सरकार शुरू से ही डिवोटेड है, ये पार्टी ही किसानों की है, तो इसलिए हमारा प्रयास भी रहेगा कि किसानों के लिए भी हम कार्य करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिग्री कॉलेज हमने आपको बता ही दिया। जो फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, अभी हमने 25 बनाए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम 250 बनाएं। 250 में जितनी महिलाएं काम करना चाहती हैं उनको जोड़ के, उनको छोटा मोटा लोन दिला के और उनको काम करने के लिए मोटिवेट करें, ताकि वो लोग भी रोजगार बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिमाग में हैं और उन पर कार्य भी किया जाएगा। ये जो घोषणा पत्र में आपने जो ये अपनी योजनाओं का बखान किया है कि ये कार्य योजनाएं हैं, इनको आप पूरा करेंगे, तो क्या लगता है 5 साल में पूरी हो जाएगी? इसमें मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं रखी है जो 5 साल में पूरी ना हो पाए। इसकी आप एक कॉपी रख लीजिए जी। जब अगली बार जाऊं तो इस पर टिक मार दीजिएगा कि ये हो गया। ये वर्ष में कम से कम एक बार जरूर आएंगे और आपसे पूछेंगे भी कि आपने एक वर्ष में कितने प्रतिशत सफलता पाई है। एक साल में अगर देखा जाए तो 20% काम होना चाहिए, तो क्या आपने? नहीं, पहले साल में हमारा 50% काम हो जाएगा, शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होगी, हम भी देखेंगे और हमें भी खुशी होगी और जनता भी, अगर आप उम्मीद लगा रही है तो पहली बार उसे एक ऐसा विधायक मिलेगा कि जो अपने वादों को पूरा कर रहा है। और हम भी आपसे पूछते हैं, हम करेंगे नहीं सर, हमने करके भी दिखाया है जी। हमने इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम थे जो कल्पना से परे थे, हमने करके भी दिखाए और लोगों को इसीलिए विश्वास है मुझ पे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी इसीलिए विश्वास है क्योंकि उन्होंने भी कल्पना से परे काम करके दिखाया था। जब 2012 में लैपटॉप और विद्याधन दिया था तो प्रदेश क्या देश की सरकारें यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के बच्चों को लैपटॉप बांट दे? लैपटॉप बांटा गया। बुंदेलखंड की कुछ लोगों, मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों को देखा है हमने जो विधायक बने और बैलगाड़ी से चलने का दावा करते थे और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक पहुंच गए। आय में अचानक इन 5 वर्षों में एकदम से तेजी से उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ना तो इतनी निधि मिलती है, ना ही इतनी कोई व्यवस्थाएं होती हैं। तो क्या जनता उम्मीद करेगी कि आपसे जनता के लिए काम करेंगे जो भी आप? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये आजकल ये सवाल पूछा भी बहुत जा रहा है, कई मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि मेरी जो आय है वो सभी से ज़्यादा है।
मैंने जो अपने एफिडेविट में इनडायरेक्टली मेरा सवाल भी यही समझते थे आप। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बड़ी गाड़ी से चलना या पैसा होना गलत नहीं है, ना भारत के संविधान में गलत, इसके लिए कोई नियम बना है, ना ही हमारी जनता को भी इससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है गलत तरीके से कमाए गए धन से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति मेरा एक भी गलत काम बता दे कि मैंने धन अर्जित करने के लिए कोई गलत काम किया हो, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। मेरी आय मेरी मेहनत की कमाई है। मैं जब पिछले 8-9 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी मेरी आय है, अगर आप न्यूज़पेपर में चेक करेंगे तो विधायक बनने के बाद यहाँ से कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है? नहीं, हमने तो जितना आप हमारे नया सवेरा एनजीओ का जो बैलेंस शीट है वो देख लीजिएगा, और जो विधायक निधि खर्चा हुई वो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा दोनों को, किसने ज़्यादा खर्चा किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कह रहा हूँ कि विधायक निधि का पैसा देख लीजिएगा और हमारे द्वारा किए गए कार्यों का आप वो कर लीजिएगा। 19-20 का फर्क होगा, मैं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग बराबर ही होगा। मतलब यानी जनता उम्मीद कर सकती है कि विधायक निधि के साथ आप अपनी तरफ से भी जनता की सेवा करें। हाँ बिल्कुल, वो तो हम करते ही हैं। वो तो आप, जनता हमें जिताएगी हराएगी, ये जनता के हाथ में है। वो काम तो ऐसा काम है कि हमेशा होगा। एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से आप वोट के लिए जनता के पास जा रहे हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसा व्यक्ति चाहते हो, कैसा विधायक चाहते हो। डेफिनेटली लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, महंगाई से निजात चाहते हैं, उन्हें चाहते हैं कि उनकी मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर हो। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा होता है, वो सवाल है समाजवादी पार्टी पर। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के मैं आपसे बात और सीधा सवाल करता हूँ कि एक सवाल बहुत बड़ा है जनता के बीच में, वो है सुरक्षा। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें सुरक्षा महसूस नहीं होती। तो आप ऐसा क्या करेंगे, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा महसूस हो कि भाई हमारे यशपाल भैया हैं तो यहाँ हम सुरक्षित हैं, हमारा घर जमीन सुरक्षित है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि सुरक्षा का मुद्दा, अगर आप बात करेंगे सुरक्षा के मुद्दे की, तो क्राइम का परसेंटेज 12% भाजपा के शासन में बढ़ा है। अभी लोगों को सबसे पहले मेरा आग्रह यही होगा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि गलत काम करता है तो उनके चुनाव की गलती है। मैं कितनी दफ़े मैंने इस बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि जो क्रिमिनल हैं, जो जब वो जीतने के बाद कोई क्राइम करते हैं तो वहाँ की जनता भी उतनी ही दोषी है जिन्होंने उनको जिताया है। आपको पूरा समय देती है, मिलता है लोकतंत्र में व्यक्ति को परखने का, व्यक्ति को समझने का। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो या तो आपने उनके किए गए गलत कामों को देखते हुए भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। दो टाइप के वोटर होते हैं, एक जो सोच समझ के वोट देते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। कुछ वोटर ऐसे होते हैं कि हमारे क्षेत्र से हमें तो इसी पार्टी को वोट देना है, साहब घोड़ा गधा जानवर कोई भी खड़ा हो, इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी खड़ा करते हैं तो उनको वोट देते हैं। तो मैं आप मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो क्या होता है जब लोग जीत जाते हैं, जब लोग, क्योंकि जनप्रतिनिधियों पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं है जनता का कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि जीतने के बाद अपने जो उनको ताकत लोगों की सेवा के लिए मिलती है उसका गलत उपयोग करते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो हर पार्टी में हो सकते हैं, वो भाजपा में भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, और किसी अन्य दल में भी हो सकते हैं। तो किसी भी दल में सभी लोग अच्छे नहीं होते, किसी भी दल में सब लोग खराब नहीं होते, लेकिन हर दल का एक विजन होता है। आज समाजवादी पार्टी का जो विजन है वो एकदम अलग है। आज हमारे लीडर का विजन बिल्कुल साफ है कि हमें यूपी को कहाँ लेके जाना है, हम क्या करना चाहते हैं। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए देखिए, मेरा जो पूरा कैरियर रहा है, आप देख सकते हैं कि मैंने आज तक मेरे ऊपर कोई एक केस भी दर्ज नहीं होगा कि इतनी सत्ताएं आई गई। तो मैं लोगों को इस चीज़ का विश्वास दिला सकता हूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर कोई गलत करता है हमारी पार्टी का, मैं इस चीज़ की गारंटी, देखिए फिर मैं कहूँगा कि लोगों की गारंटी नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत करेगा तो मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं हुई। कल डिप्टी सीएम साहब आपके बबीना विधानसभा क्षेत्र में आए थे, वो भी कह रहे थे कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो उनसे ये पूछिए हाथरस में क्या हुआ था?
उनके प्रतिनिधि भी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं और जो लोग हैं वो भी इसी बात को गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी उनके दावे खोखले हैं। आप क्षेत्र में जाके पूछिए किस तरीके की मुकदमेबाजी हुई है, थाने कचहरी जो काम विधायक को शोभा नहीं देते वो काम हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके के गलत कार्य हुए हैं। लोग आज क्षेत्र की जनता परेशान है। आप ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहाँ पे मुकदमेबाजी ना हुई हो, फर्जी लोगों को दबाने का प्रयास ना किया गया हो। और आज भी चुनाव में आपको ऑडियो सहित प्रूफ दे दूंगा कि ये सब लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, मुकदमों की धमकी दी जा रही है कि आप ज़्यादा प्रचार मत कीजिए, आप ये मत कीजिए। लेकिन मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि जनता इससे इन चीज़ों से दबेगी नहीं। राजनीति प्रभाव से चलती है, दबाव से नहीं चलती। तो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी बबीना विधानसभा में हमारी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की और सब जगह उन्हीं की है। और अखिलेश यादव जी एक साफ छवि के नेता हैं। नेता जैसा होता है उसकी टीम वैसी ही होती है। आपने देखा होगा कि धीमे धीमे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भी शरारती तत्व थे जो इस तरीके का काम करते थे, हमने पार्टी में उन पर फिल्टर लगा दिया। शुरुआत में लोग आ गए होंगे, लेकिन हमारी पार्टी आज की डेट में साफ छवि की राजनीति करती है और विकास की राजनीति करती है। हम विकास के मुद्दे के अलावा हम कोई काम नहीं करते। बबीना विधानसभा से कोई पीड़ित यदि आपके पास आएगा और आपसे ये कहेगा कि आपके किसी समाजवादी पार्टी के या आपके किसी कार्यकर्ता से वो परेशान है, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और ऐसा किया है हमने। ऐसा कई बार हुआ है, कई जगह पे ऐसा होता है। देखिए, कार्यकर्ता तो कोई भी बन सकता है पार्टी का। मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जो गलत लोग होते हैं वो आज सत्ता में वहाँ पे हैं, कल हो सकता है हमारे साथ भी जुड़ जाएं। तो ऐसे लोगों को हमें चिन्हित कर, जो गलत काम करने वाला होता है वो किसी दल का नहीं होता, मैं ये मानूंगा। उस पर वो गलत होता है सिर्फ, और उसके ऊपर कार्रवाई भी उसी तरीके से की जानी चाहिए। आप हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो ना, वो समाजवादी नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी का जो बेस है वो सेवा भाव, सद्भावना, समता, संपन्नता के नाम पे रखा गया, जो बुनियाद रखी गई है, उसमें इन कामों की कोई जगह नहीं। तो जो ये लोग जो ऐसा काम करते हैं वो समाजवादी हो ही नहीं सकते। आपने काफ़ी कीमती समय हमें दिया। बस एक आखिरी औपचारिकता है कि आपने जो वादे जनता से किए हैं हमारे माध्यम से, इसके लिए शपथ लेने को आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं शपथ लेने को तैयार हूँ। मैं शपथ लेता हूँ, मैं जनता से किए गए वादों का ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। मैं जो भी वादे मैंने जनता से किए हैं उनको पूरा करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ